किसी ने क्या खूब लिखा है कि ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफर जारी है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजीआई कोचिंग सेंटर में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका फिजिक्स में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट उन लोगों को देना है, जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका कंपार्टमेंट जो है फिजिक्स के अंदर लगा है उत्तर प्रदेश बोर्ड 2025 परीक्षा के अंदर, और वो लोग अच्छा इस बार स्कोर करना चाहते हैं। तो ये परफेक्ट वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले ही चैप्टर से। और देखिए बाकायदा हम लोग जो है केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं केवल उन्हीं को कवर करेंगे। ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे जिनसे कि हमारा अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर सकें, ठीक है ना। तो चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है जिसमें हमें मेन जो बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आवेश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, तो चार्ज के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे आवेशों के लिए जो कूलाम का नियम है वो कूलाम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कूलाम का नियम। और फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। इसके कारण दो पॉइंट पर हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति में और फिर पढ़ेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में। दो स्थितियां होती हैं इसकी, इन दोनों में हमें वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण भी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ेंगे और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण भी हम लोग पढ़ेंगे, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे फिर हम, वैद्युत फ्लक्स। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है, गॉस का नियम। और फिर पढ़ेंगे हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग में भी हम, एक तो अनंत लंबाई का चालक तार होता है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे हम या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। लास्ट पढ़ेंगे हम लोग गोलीय कोष के कारण, इसके कारण गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर से, इन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। केवल इन टॉपिक्स को आप लोग जो है नोट कर सकते हैं और इन्हीं टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन पेपर में मिलेगा इस चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट में जो मेन टॉपिक हैं वो ये हैं, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने पहले ही टॉपिक से, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। पूरी वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी, एक भी आपको कहीं और नहीं जाना है, बिल्कुल भी यहीं से आप पढ़ते रहेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन लोग समझेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, ये क्या होता है वैद्युत आवेश, ठीक है।
सबसे पहले तो हम इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। देखिए वैद्युत आवेश जो होता है वो पदार्थ का या कण का, पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। क्या होता है? मूलभूत गुण। मूलभूत का मतलब होता है कि जो कोई पदार्थ जन्म से जो गुण लेकर के पैदा होता है उसे हम उसका मूलभूत गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत गुण कहते हैं। जैसे कि पदार्थ देखिए दो तरीके के गुण लेकर के आता है। पहला तो द्रव्यमान, यानी मूलभूत गुण वो होते हैं बेटा जिनका हम कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रश्न नहीं कर सकते। आपका ऐसा क्यों है? जैसे अब मैं कहूं कि किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो आप ये नहीं कहेंगे क्यों है उसके अंदर द्रव्यमान। द्रव्यमान उसकी कैसी है? मूलभूत उसका एक गुण है। कैसा गुण है? मूलभूत गुण है। ठीक है ना? तो द्रव्यमान पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अच्छा, द्रव्यमान के होने से क्या फायदा होता है हमें? तो द्रव्यमान किसी भी पिंड में या किसी वस्तु में होने के लिए होने से हमें दो चीजों की बात मालूम चलती है। नंबर एक, तो गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न किया जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण का क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। ठीक है ना? दो बातें इससे करी जा सकती है। देखिए पिंड के अंदर अगर द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगा। अगर अनुभव भी करना है, जैसे कि मेरे को अभी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है, तो इसका मेरे को गुरुत्वाकर्षण अनुभव करना है तो मैं एक द्रव्यमान लूंगा और ऐसे करके छोड़ दूंगा। ये नीचे गिरा, मार करके नीचे गिरने की वजह से आपको क्या मालूम चला किसकी वजह से गिरा? ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो हमें कोई भी द्रव्यमान है उसके सहायता से हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला, तो द्रव्यमान के सहायता से हम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव भी कर सकते हैं। दूसरा जो गुण पदार्थ लेकर के आता है वो होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। आवेश की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आवेश की सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? ये दोनों क्षेत्र हम उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा, इनका हम क्या भी कर सकते हैं? दोनों का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या उसका अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रही बात आवेश की छोटी सी। और आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट इसके आपको याद रखने हैं कि यह अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश, नंबर एक। दूसरा, इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है? तीसरी बात, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा? आई टी। आई का विमीय सूत्र ए और समय का टी, तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है ए टी। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ए टी होता है। ठीक है? तो पदार्थ का मूलभूत गुण क्या होता है? ऐसा ऐसा गुण जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या फिर उसका अनुभव कर सकते हैं। उसको आप वैद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब आवेश का जब हम अनुभव करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं और ऐसा क्या होता है पदार्थ के ऊपर? देखिए आप जानते हैं पदार्थ इन द सेंस छोटे छोटे परमाणु, परमाणुओं से मिलकर के बनता है पदार्थ। छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते जालते अणु बनेगा, अणु मिलते हुए एक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है? तो हर एक परमाणु के ऊपर बेटा आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन ही, यह इलेक्ट्रॉन ही जो है इसके लिए पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटा कण है और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश अपने ऊपर रखता है, जिसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है? इसके बाद में बात आएगी
आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इसके बाद में बात आती है आवेश के गुणों की। क्या बात आती है? आवेश के गुण। क्या होते हैं आवेश के गुण? पहली बात, पहला गुण कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर एक, यानी सेम सेम चार्ज होंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या क्या शो करेंगे? ये प्रतिकर्षण। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे। और विजातीय आवेश कौन से होते हैं? विजातीय मतलब विपरीत। विजातीय आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, विजातीय होंगे यानी अलग अलग होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तीसरी बात कि आवेश, किसी भी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का क्या कुल आवेश जो होता है, वो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब मैंने अभी बताया कि पदार्थ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है अपने आप में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पदार्थ के ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसका मतलब है कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर का आवेश है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, मानिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश होगा, प्लस या माइनस। आवेश दो प्रकृति, दो प्रकार होते हैं आवेश के, धनावेश और ऋणावेश। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अभी मैं बात करूंगा धनावेश और ऋणावेश की। अगर किसी पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर या दो इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या दिए गए हैं, आवेश हमेशा उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के बाद। अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा? दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तीन लिए हैं या दिए हैं तो तीन के बराबर। ऐसे ही अगर एन इलेक्ट्रॉन लिए या दिए हैं तो एन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश हो जाएगा, जिसको हम आवेशों का क्वांटमीकरण भी कहते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण मतलब Q बराबर Ne। Q पदार्थ का कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, चौथी बात कि किसी निकाय का कुल आवेश संचित रहता है। कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है, संरक्षित मतलब रहता है कंजर्व्ड रहता है। जितना है उतने का उतना ही रहेगा। निकाय का आवेश कभी भी ना तो उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, कुल आवेश संरक्षित रहता है, टोटल जितना भी आवेश होता है। ठीक है ना, ये कहानी थी आवेश की आपके सामने। ठीक है, एक दो बातें और रह गई इसकी, कि इसके प्रकार। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं इसके प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? दो। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो तरीके के चार्ज होते हैं। किस तरीके से समझेंगे इनको? ऐसे समझेंगे, एक व्यक्ति है जिसके पास में 10,000 रुपए हैं, दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में भी कुछ भी नहीं है। इसने 10,000 रुपए में से 100 रुपए इसको दे दिए तो इसके पास रह जाएंगे 9,900 रुपए। अब इसने 100 रुपए कर्ज लिए हैं तो ये कौन बन जाएगा? ऋणी।
और इसने कर्जा दिया है तो ये बन जाएगा धनी। देखा जाए तो ये पैसे जो होते हैं ये होते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन। इसके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 100 का ये हो गया रेडी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब इस पर कितने 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इस पर 100 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तब ये धनी बना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी धनावेश आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश कब होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। इसमें कुछ भी नहीं था पहले, अब इस पर 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आप कहेंगे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर ऋणावेश उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है ना? ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल भी इस पर आ जाता है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर एक कूलाम का धन आवेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ही धनावेश उत्पन्न होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? देखिए, क्यू बराबर दे रखा है 1 कूलाम का आवेश। कितना दे रखा है? 1 कूलाम का आवेश। ठीक है। एन पूछा जा रहा है आपसे, कितने इलेक्ट्रॉन संख्या। तो क्यू बराबर एन ही आप लोगों ने पढ़ा था, एन बराबर आ जाएगा, ये ई नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू है 1 और ई तो हमें दे चाहे ना दे, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 और एक नंबर के बाद अगर पॉइंट है तो एक पावर माइनस की और मिल जाएगी आपको। तो -19 और एक 20 हो जाएंगे, और 20 पावर माइनस की नीचे है, ऊपर ले जाएंगे प्लस की 20 हो जाएंगी। ठीक है। 20 पावर होने का मतलब होता है 20 जीरो। हमने इससे 2 जीरो ले ली और 18 छोड़ दी। 16 का भाग इसमें मार देंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है उस पदार्थ पर या उस वस्तु पर, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके ऊपर है बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तब उस पर धनावेश आया है। ठीक है ना? ये कहानी थी पूरे के पूरे आवेश की। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने अब बात करेंगे हम कूलाम के नियम की। ठीक है। कूलाम का नियम, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, या वैद्युत बल की हम बात करें। ठीक है ना? आप क्या भी कह सकते हैं, वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है, जिसे हम कहां से लिखेंगे? एफ से। ठीक है, हमारे पास में दो आवेश हैं, Q1 एंड Q। दोनों सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी। सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, एक जैसे होंगे, धन धन के होंगे, ऋण ऋण के होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे। और प्लस माइनस होंगे, अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आकर्षण में भी एक बल लगेगा और प्रतिकर्षण में भी एक बल लगेगा। मान लीजिए एक दूसरे से आर दूरी पर ये स्थित है, कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। ठीक है, और इनके बीच में एक बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण का होता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। ठीक है ना? कहेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों तरीके के हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर अपोजिट है दोनों तो आकर्षण बल लगेगा। उस बल का जो मान होता है, जितनी इन आवेशों की मात्रा बढ़ती जाएगी बल का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा जितने ज्यादा इन आवेशों की मात्रा होगी। ठीक है, समानुपाती होते हैं, मतलब समान अनुपात में। जैसे इनका मान बढ़ेगा आवेशों का, ऐसे इनके बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जितनी अधिक होती जाएगी बल उतना कम होता जाएगा, दूरी जितनी कम होती जाएगी बल उतना ही अधिक होता जाएगा। दोनों को मिला के लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, के कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसके दो तरीके से मान आएंगे हमारे पास में। नंबर एक, कि यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है तो के का मान हो जाता है 1/4πε0। जहां हम ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत को सहनशीलता यानी कि वैद्युत की, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसका पूरे का 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ रख सकते हैं, तो F बराबर आ जाएगा ए की जगह पर 1/4πε0 Q1/Q2 और संग में कौन R स्क्वायर। ठीक है, ये जब है जब इन दोनों आवेशों के बीच क्या हो, वायु। दूसरी बात, जब आवेशों के बीच माध्यम हो, या फिर के परावैद्युतांक का माध्यम हो, के परावैद्युतांक का माध्यम हो, मतलब जल भरा हो या कुछ भी इनके बीच में कागज वागज कुछ रखा हो, तब भैया इस के का मान हो जाता है 1/4πε0 की जगह पर एप्सिलॉन आ जाता है बस, जिसे हम कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता में सिंपल रहता है, के गुना हो जाता है। माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता ही के गुना होती है। अगर मानिए माध्यम जो रख दिया गया उसका परिवैद्युतांक 2 है तो उसकी डबल कर दो, निर्वात की वैद्युतशीलता की डबल कर दो, माध्यम की आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 और संग में के, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है आपके सामने कूलाम का नियम। ठीक है, ये क्या है, कूलाम का नियम। ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है पेपरों के अंदर। ठीक है ना, इतनी सी बात। इसके बाद में थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है। ठीक है ना, ये आप नोट करते चलें। इसके बाद में बात आती है तो फिर आएगी वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या है, हमें ज्यादा टाइम नहीं देना किसी भी टॉपिक में इतना। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से समझेंगे बस। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र देखिए, कोई आवेश है Q और एक अन्य आवेश है Q0 जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसको हम, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश इसे हम कहते हैं। अब जैसे ही देखिए, ये अगर धनावेश है मान लीजिए, तो ये तो होता ही धन है, हमेशा परीक्षण आवेश धन ही होता है। इसको अगर मैं लेकर के आऊं और मान लीजिए इतना ये क्षेत्र है यहाँ तक, इसमें आते ही ये इसके कारण प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, क्योंकि ये भी धन है और ये भी धन का है, तो क्या अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो जितने फील्ड में आकर के, अगर ये माइनस होता तो आकर्षण करता, तो जितने भी फील्ड में आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, वहीं पर क्या होगा भैया आपके लिए, उतना ही क्षेत्र क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, बड़ी ही आसान सी परिभाषा है इसकी, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी
परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जितने फील्ड में आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा वहां तक का फील्ड क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है ना? इसी में बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। इन शॉर्ट आप लोग समझ लेंगे कैसे करते हैं। इसे हम करते हैं ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? ई से व्यक्त करते हैं। देखिए तीव्रता से मतलब क्या, एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र की ताकत। अब हम इसे यहां लेकर के आए हैं क्यू नॉट को, ये इस पर अगर मान लीजिए प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसके ऊपर एफ लगाएगा बल। तो बल का जो मान होगा, जो बल का मान होगा इसके ऊपर अगर अधिक है तो तीव्रता बहुत अधिक है। तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की ताकत। ताकत कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की ताकत कितनी है। तो बड़ी आसानी से इसकी परिभाषा आप यहाँ सूत्र से याद कर सकते हैं। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट का मान कर लिया जाए एक अंक यूनिट ले लिया जाए तो ई बराबर हो जाएगा एफ के। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो कि परीक्षण आवेश पर, जो एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है। ठीक है? तो परिभाषा बड़े आसानी से लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है? क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से व्यक्त करते हैं। छोटी छोटी बात है इसके बारे में कि यह सदिश राशि है नंबर 1। कैसी राशि है बेटा? ये सदिश राशि है। दूसरा इसका मात्रक, बल का मात्रक लिख देंगे, क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक अभी भी बताया था मैंने आपको, कूलाम। ठीक है? या इसका होता है वोल्ट अपॉन मीटर, या होता है वोल्ट अपॉन मीटर। और तीसरी मुख्य बात इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र लिख देंगे एम एल टी माइनस टू, और आवेश का होता है ए टी। इसे कर लेंगे सॉल्व। एम एल टी, टी पे -2 है, एक पावर नीचे है, प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की, तो माइनस की 3, ए पे 1 पावर है तो -1 हो जाएगी। एम एल -3 और ए -1 इसका विमीय सूत्र हो जाता है। ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सदिश राशि है बेटा, इस पर हम एरो लगा करके इसको हम शो करेंगे। ठीक है? एरो लगा करके हम लोग इसे शो कर देते हैं। ठीक है? ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी सी बात। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देन आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद में बात आएगी एकांक परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? या एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? एक बिंदु आवेश के कारण, यानी कि एक अकेला बिंदु आवेश है, ओ बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हमने क्यू नॉट को रख रखा है, जो कि अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र का, जिसे हम बिंदु पी कह सकते हैं। ठीक है? इनके बीच की दूरी आर है। तो इस पर ये जो आवेश है अकेला, यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, दूरी के हिसाब से वो हमें बताना है। ठीक है ना? देखिए कि बिंदु ओ पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर परीक्षण आवेश पर
लगने वाला वैद्युत बल। अब ये जो क्यू आवेश है, ये इस पर क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा, तो उस बल का मान कितना होगा, अभी अभी हमने पढ़ा 1/4πε0, साथ में माध्यम हो सकता है तो के, क्यू क्यू नॉट और अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तब भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहती है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मान रख लेंगे यहाँ से 1/4πε0 संग में के, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे कौन है, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 साथ में के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई अकेले बिंदु आवेश से आर दूरी पर, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू आवेश जिस आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं किसी भी बिंदु पी पर, तो ये बिंदु हम अलग अलग दूरियों पर ले सकते हैं। तो ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर कैसे निर्भर कर रही है, ये सब कांस्टेंट है, सबको हटा दूंगा तो ये क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल है। यानी कि दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, आई ई आर ग्राफ, ठीक है ना, इस तरफ आर ले लेंगे, इस तरफ ई ले लेंगे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ई का मान घटेगा, दूरी बढ़ेगी ई का मान घटेगा, दूरी घटेगी ई का मान बढ़ेगा। यानी कि इस आवेश को जितना नजदीक लाते जाएंगे तीव्रता इसको उतनी ही अधिक महसूस होगी, उतना ही अधिक बल इस पे लगेगा। इस तरीके का एक वक्राकार जो है गिरता हुआ एक ग्राफ होता है इन दोनों के बीच में, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तीव्रता घटती जाएगी, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है इनके बीच में। तो ये है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जब समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर कह सकते हैं आवेशों का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिसमें समान व विपरीत आवेश, समान मतलब मात्रा में समान, समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं HCl, जिसका जलीय विलयन आप देखेंगे तो H प्लस और Cl माइनस, यानी एक प्लस का आवेश है और एक ही माइनस का आवेश है, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के नजदीक, बहुत ही नजदीक होते हैं जब जलीय विलयन आप इनका लेते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से व्यक्त कर लेते हैं बेटा, I से व्यक्त कर लेते हैं P से। बड़ी ही आसान सी परिभाषा है, P बराबर में Q इंटू 2L। आघूर्ण की जब भी बात आएगी तो स्थित आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर लीजिए आप, और क्या आ जाएगा आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। आघूर्ण जो होता है हमेशा वो दूरी पर ही डिपेंड करता है, दूरी का गुणनफल कर दीजिए आघूर्ण आ जाता है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित आवेश तथा तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, पी से इसे व्यक्त करते हैं। इसके बारे में छोटी छोटी बात है कि यह सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। दूसरी बात, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L है यहाँ पर दूरी, दूरी का होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तीसरी बात, इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आवेश का मैंने बताया था AT, और दूरी का होता है L। दो के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप LTA। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आज इस वीडियो के अंदर हमने करी। ठीक है, इसके बाद में कल हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और बल आघूर्ण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट 2 से 3 वीडियो में हर एक चैप्टर को हम खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल पर पहले नए हैं अगर आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरा कोर्स करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।